Now we will discuss the diagrams of Antheridium and Archegonium. First of all, I will discuss the diagram of Archegonium. This is a diagram of Archegonium. It is flask shaped. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, it is flask shaped. It consists of two parts. It is neck, slender neck and swollen venter. तो ये slender neck का बना हुआ है और swollen जो venter पार्ट है उसका दो पार्ट्स का बना हुआ है. इसके अंदर पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है ये है नेक कैनाल सेल्स. ये एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल है और सबसे लास्ट में एग और ओवम जो कि फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है. अपर साइड पर 4 कवर सेल्स या लिड सेल्स होती है. तो ये स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप्ड आर्कीगोनियम का है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओगोनियम एंड आर्कीगोनियम? You know that in algae the female sex organ is oogonium and in bryophyte, pteridophyte and gymnosperms the female sex organ is archegonium. तो ओगोनियम और आर्कीगोनियम में क्या डिफरेंस है? तो ओगोनियम नॉन जैकेटेड होता है एंड आर्कीगोनियम जो है वो सिंगल सेल्ड थिक जैकेट से कवर्ड होता है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दैट इज सिंगल सेल्ड थिक जैकेट, इट्स कवर्स द एंटायर आर्कीगोनियम. तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया. दूसरा कंसेप्ट यहां पर क्या है कि इसके अंदर दो मेजर पार्ट्स हैं, नेक और वेंटर. नेक स्लेंडर पोर्शन है और इसके अंदर 4 to 6 रॉज होती है नेक सेल्स की और अंदर का पार्ट जो है बीच में इसमें नेक कैनाल सेल्स होती है जिनका नंबर 4 to 10 होता है. लीवर वर्ट्स में इनका नंबर 4 to 6 होता है नेक कैनाल सेल्स का और मॉसिस के अंदर नेक कैनाल सेल्स का नंबर 6 to 10 सेल्स होता है. जो सोलन वेंटर है इसमें 2 सेल्स हैं, स्मॉल वेंटर कैनाल सेल है और लार्ज फीमेल गैमेट है जिसे एग या ओवम कहा गया. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीगोनियम. नाउ द सेकंड डायग्राम इज ऑफ एंथ्रिडियम. It is also surrounded by a single cell thick jacket. यानी हमने ब्रायोफाइट में कहा है कि सेक्स ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय सिंगल सेल थिक जैकेट. तो ये सिंगल सेल थिक जैकेट है जो कि सेक्स ऑर्गन्स को सराउंड किए हुए हैं. And normally they are club shaped. It is small stalk.
तो ये डायग्राम जो है वो एंथ्रीडियम का है, जो कि क्लब शेप्ड या डोम शेप्ड हो सकते हैं। ये जैकेट, these are androcytes or other name is antherozoid mother cells। तो यहां पर खास बात क्या है कि जो एंड्रोसाइट है हर एक, जो कि हैप्लोइड है, इट गिव्स राइज टू बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स और मेल गैमेट्स। तो जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमेट्स बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं। ये फिगर है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का। बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड है एक पर्टिकुलर। तो ये अगर हम देखें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम फ्लास्क शेप्ड है और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम जो है वो क्लब शेप्ड या डोम शेप्ड है। और इससे हर एक जो इसकी सेल है एंड्रोसाइट, उससे एक बाइफ्लैजिलेट मेल गैमेट बनता है जिसे एंथ्रोजॉइड कहते हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट में इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन नीट 2016। तो यहां पर पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरी बात कि एंथ्रोजॉइड्स जब मैच्योर हो जाते हैं और एंथ्रीडियम मैच्योर होने के बाद जब एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज करता है तो वो एंथ्रोजॉइड्स वाटर की थिन फिल्म में आसपास अपने फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते रहते हैं। आर्किगोनियम जब मैच्योर होता है तो उसके माउथ से म्यूसिलेज रिलीज होता है और वो म्यूसिलेज किससे बनता है? नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स के रप्चर होने से वो म्यूसिलेज फॉर्म होता है। वो म्यूसिलेज बाहर वाटर की थिन फिल्म में रिलीज होता है कवर सेल्स के हटने के बाद, जो कि माउथ पर होती है। और उस म्यूसिलेज के अंदर अगर हम लीवर वर्ड्स की बात करें तो उन लीवर वर्ड्स में उस म्यूसिलेज के अंदर पोटेशियम आयन या प्रोटीन्स होते हैं। और अगर हम मॉसिस की बात करें तो शुगर्स होती है, जिसकी वजह से एंथ्रोजॉइड्स जो है वो आर्किगोनियम के माउथ की ओर अट्रैक्ट होकर मूवमेंट करते हैं और उनके मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। एक एंथ्रोजॉइड फाइनली जो है वो आर्किगोनियम में एंट्री करेगा और उसके एग सेल को फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड ज़ायगोट फॉर्म करेगा। ये पूरा प्रोसेस इसके फर्टिलाइजेशन का है। तो इसको मैं शॉर्ट में आपके लिए दूं। आफ्टर मैच्योरिटी एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडियम and float in the surrounding thin film of water by flagella. When archegonium is matured, mucilage formed by rupturing of neck canal cells and ventral canal cell. Mucilage is
released from mouth of Archegonium mucilage contains potassium ion proteins in liverworts, while sugars in mosses. Mucilage attracts antherozoids towards mouth of Archegonium. Therefore, they show chemotactic movement. One of them is entered in Archegonium, where it is fused with egg. It means female gamete to form diploid zygote. Now, after fertilization, zygote immediately proceeds the further cell division, but reduction division is absent. यानी कि रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, बट जायगोट इमीडिएटली जो है वो माइटोसिस को प्रोसीड करेगा. माइटोसिस यानी कि जो है हम कहते हैं कि जिसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज होगा. रिडक्शन डिवीजन में तो सेल का नंबर हाफ हो जाता है. तो यहाँ पर जायगोट जो है, जो कि डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है, उसमें सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स स्टार्ट होंगे और वो स्पोरोफाइट को फॉर्म करेगा. दूसरी चीज ये कि जायगोट से जो स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा है उसमें नॉर्मली फुट सीटा कैप्सूल 3 पार्ट्स होते हैं. लेकिन यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द स्पोरोफाइट इज ईदर कंप्लीटली पैरासाइट ऑन गेमिटोफाइट इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स और पार्शियल पैरासाइट ऑन द गेमिटोफाइट इन केस ऑफ मॉसिस. तो यहाँ ब्रायोफाइट्स में देखा गया कि जो स्पोरोफाइट है वो लिवरवर्ट्स के मामले में जो ग्रीन गेमिटोफाइट है उसके ऊपर कंप्लीट पैरासाइट है और मॉसिस के मामले में पार्शियल पैरासाइट है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है इसका जो हम डिस्कस कर रहे हैं. और जहां तक स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो स्पोरोफाइट के पास में 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, फुट सीटा और कैप्सूल. तो पहले मैं इस पार्ट के बारे में लूं. zygote immediately does not proceed reduction division, but it proceeds mitotic divisions and form sporophyte. Sporophyte is either complete parasite on gametophyte
in case of liverworts or partial parasite, in case of partial parasite on gametophyte, in case of mosses. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. लास्ट वाली जो लाइन थी उसको AIPM ने 2005 ने पूछा है. स्पोरोफाइट यूजुअली consist of 3 parts: A foot, B seta and C कैप्सूल. तो फुट सीटा कैप्सूल 3 पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज. हालांकि एनसीईआरटी ने जो है स्पोरोफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं दिया है, केवल एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत दिया है. तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फुट सीटा कैप्सूल. और कैप्सूल इसका फर्टाइल पार्ट होता है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो डिप्लॉयड होती हैं और उनमें स्पोरिक मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. और ये स्पोर्स जो है जब रिलीज होते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल के अंदर जर्मिनेट होकर जो है वो गैमेटोफाइट को फॉर्म करेंगे. तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है. यहाँ मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर जरूर बताऊंगा एक बार स्पोरोफाइट के कैप्सूल का. पूरा स्पोरोफाइट एक बार बना देता हूं जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया हो कि किस तरह से होता है स्पोरोफाइट. जो बेसल पार्ट जो कि गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड रहता है, धंसा रहता है और उससे अटैचमेंट लेता है, नरिशमेंट लेता है, वो है फुट. जो गैमेटोफाइट से इसको बाहर निकालेगा वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सीटा. और जो मेन फर्टाइल पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं कैप्सूल. इसके अंदर आउटर लेयर जो है ये तो कैलिप्ट्रा है जो कि वेंटर की वॉल से बनता है. जो आर्किगोनिया में वेंटर है उसकी वॉल से बनता है. और ये अंदर वाली जो लेयर है ये स्पोर वॉल है और ये स्पोर टेट्राड है
जो मियोसिस से बने हैं। हर एक जो स्पोर मदर सेल है उसमें स्पोरिक मियोसिस से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का टेट्राड बनता है, जो डायग्राम में दिख रहा है 3 डायमेंशनल फॉर्म में, सामने से 3 दिख रहे हैं। और ये पर्टिकुलर डायग्राम मार्किनशिया का है लीवरवर्ट में, जिसके अंदर इलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो इलेटर्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और बेसिकली इनके लिए कहा जाता है कि ये डिप्लॉयड होते हैं और ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो इलेटर का भी फंक्शन कभी कभी आ सकता है, इसलिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया। फिगर ये मार्किनशिया का स्पोरोफाइट है, मार्किनशिया लीवरवर्ट में आता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें बेसल पार्ट फूट है, फिर बीच में ट्यूब लाइक सीटा है और मेन फर्टाइल पार्ट इसका कैप्सूल है। तो यहां पर अपन ने इसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस हुए उसके बारे में डिस्कस किया है और वो मैं ले रहा हूं इसको। तो यहां स्पोरोफाइट के बारे में जो हमने डिस्कशन किया वो अपन यहां पर आगे ले रहे हैं। फर्टाइल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट is capsule. It contains diploid spore mother cells. Each spore mother cell undergoes sporic meiosis and forms haploid spore tetrad. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे हैं, तो यानी ब्रायोफाइट्स क्या कहलाते हैं? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे हैं। All the spores are same. Thus, bryophytes are homosporous. स्पेशल पॉइंट है इलेटर्स, जो कि पर्टिकुलर हमने कहा कि स्पाइरल स्ट्रक्चर है और ये स्पाइरल जो स्ट्रक्चर है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है और ये स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, लेकिन ये सिर्फ लीवरवर्ट्स में मिलते हैं। मॉसिस में इसकी जगह पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेम फंक्शन करते हैं, लेकिन वो नंबर में 32 होते हैं, 16 की 2 रोज होती हैं और वो भी स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लीवरवर्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मॉसिस में एब्सेंट होते हैं। दे आर स्पाइरल शेप्ड एंड hygroscopic in nature. They help in the dispersal of spores. They are found in liverworts like Markensia, but absent in mosses.
mosses have peristomial teeth for this purpose. तो थोड़ा एक अलग से पॉइंट मैंने आपको दिया है इलेक्टर और पेरिस्टोमियल टीथ का, जो कि कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। अनदर थिंग इज दैट, जैसा मैंने कहा कि स्पोर्स जो है वो फाइनली जो है कैप्सूल से रिलीज होंगे और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है सॉइल में जर्मिनेट होकर नया गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। Spores are released from capsule. Each spore develops directly or indirectly in the gametophyte in soil, and the life cycle is haplodiplontic. यानी हैप्लॉइड गेमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है उस पर पार्शियल या कंप्लीट डिपेंडेंट है, तो दोनों इनकी लाइफ में अल्टरनेटली आती रहती है, तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो इस तरह से अपन पूरे ब्रायोफाइट के जनरल फीचर्स की अगर बात करें तो ये निकल कर आता है कि ब्रायोफाइट्स डेलिकेट प्लांट्स हैं, होमोस्पोरस हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ब्रायोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, एम्फीबियन प्लांट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जो है लैंड पर सबसे पहले इनको देखा गया। हालांकि इनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लैंड पर सबसे पहले इनको देखा गया और इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया, जैसे हमने शुरू में इसके बारे में पढ़ा। आपके सिलेबस में ब्रायोफाइट्स में दो ही क्लास दे रखी है, हिपेटिकॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, यानी कि लीवरवर्ट्स और मॉसिस। तो लीवरवर्ट और मॉसिस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये हमें मालूम होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ है कि कुछ स्पेशल फीचर्स भी उन्होंने लिखे हैं दोनों के, जो कि हमने जनरल पार्ट में पहले से ही डिस्कस किए हैं। तो दोनों के जो पार्ट्स हैं उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, जैसे कि हम इसमें जो है एक तरफ हम लीवरवर्ट्स ले लेते हैं और दूसरी तरफ मॉसिस ले लेते हैं। यहाँ डिफरेंसेस की बात चल रही है। पहले तो इन दोनों का अर्थ बताऊं। लीवरवर्ट्स का मतलब है कि जिनका मेन प्लांट बॉडी जो थैलस है वो हमारे लीवर के जैसा दिखता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए इनको लीवरवर्ट्स कहा गया। और अगर हम मॉसिस की बात करें तो मॉस इसलिए रखा गया क्योंकि ये डेलिकेट प्लांट्स हैं, इसलिए इनका नाम मॉसिस रखा गया। हालांकि तीसरा ग्रुप बीच में एक और है जिसको हम हॉर्नवर्ट्स कहते हैं, लेकिन वो हॉर्नवर्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो दो ग्रुप्स आपके हैं, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है वो आपसे डिस्कस किया जाए। तो यहां पर सबसे पहला डिफरेंस आता है राइजोइड्स का। लीवरवर्ट्स में जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और ये भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट स्मूथ वॉल्ड एंड सेकंड ट्यूबरकुलेटेड। डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। ये तो स्मूथ वॉल्ड है, और ट्यूबरकुलेटेड में इस तरह पैग लाइक थिकनिंग होती है। तो ये ट्यूबरकुलेटेड और ये स्मूथ वॉल्ड, ये दो तरह के यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं
लीवर वर्ड्स के अंदर। बट अगर हम मॉसिस की बात करें तो इनमें राइजोइड्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड और विद ऑब्लिक सेप्टा। ये तो अपन ने सिंपल फॉर्म बनाई, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, और इस तरह के राइजोइड्स का जो डायग्राम है वो ये है। अब डिफरेंस साफ समझ में आ रहा है कि यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड भी है, ऑब्लिक सेप्टा भी है। तो पहला डिफरेंस तो इनके राइजोइड्स में देखने को मिलता है। दूसरा डिफरेंस आता है कि लीवर वर्ड्स के अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स जो है वो थैलस की मार्जिन पर होते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन ये स्केल्स यहां पर एब्सेंट होते हैं। तो सिंपल बात, स्केल्स प्रेजेंट, स्केल्स एब्सेंट। थर्ड डिफरेंस की अगर बात की जाए तो लीवर वर्ड्स के अंदर ये देखा गया कि जो आर्किगोनियम है उसमें नेक कैनाल सेल्स का नंबर 4 to 6 है और इसमें 6 to 10 है। नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन आर्किगोनियम इज 4 to 6 और यहां पर कितना है 6 to 10। नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन आर्किगोनियम इज 6 to 10। तो एक और डिफरेंस जो है वो क्लियर यहां पर दिखाई देता है। देन नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं कि इसका जो गेमिटोफाइट है उस पर बात करें जो कि ज्यादा प्रोमिनेंट है, यानी इसकी बात करें तो इसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट को कंपेयर करते हैं दोनों के लिए। तो स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट पर कंप्लीट पैरासाइट है या पार्शियल पैरासाइट है। यहां लिखेंगे अपन स्पोरोफाइट इज कंप्लीट पैरासाइट ऑन गेमिटोफाइट। यहां है स्पोरोफाइट इज पार्शियल पैरासाइट ऑन गेमिटोफाइट। ये एक और डिफरेंस क्लियर साफ समझ में आ रहा है इसका। पांचवा डिफरेंस अगर हम देखें लीवर वर्ड्स और मॉसिस का तो उसके स्पोरोफाइट के बारे में आता है कि लीवर वर्ड जो है उसके कंपैरिजन में मॉसिस का जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा इलॉबरेट है, ज्यादा विकसित है, ऐसा मॉस वाले पार्ट में लिखा है। स्पोरोफाइट इज लेस elaborate in it. Sporophyte is more elaborate as compared to लीवर वर्ड्स। अब इस लाइन को नीट 2013 और 12 एआईपीएमटी ने पूछा है, एआईपीएमटी सॉरी 11 और नीट 2013 में इसको पूछा है, लेकिन गलत स्टेटमेंट बना के पूछा है। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि स्पोरोफाइट इज मोर इलॉबरेटेड इन मॉसिस एज कंपेयर टू द liverworts. That is very important line for NEET exam. Now the next one is elaters present, elaters absent, but peristomial teeth present. जर्मिनेशन, इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ एक और डिफरेंस आता है स्पोर के जर्मिनेशन में। स्पोर liverworts के अंदर डायरेक्टली सॉइल में जर्मिनेट होकर और सीधा गेमिटोफाइट फॉर्म करता है, लेकिन अगर मैं बात करूं मॉसिस की तो वहां पर ये देखा गया कि स्पोर इनडायरेक्टली जर्मिनेट होता है सॉइल में, यानी पहले स्पोर से क्रीपिंग ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, और इस प्रोटोनिमा स्टेज के ऊपर फिर बाद में सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है और उसके ऊपर लीफी गेमेटोफाइट डेवलप होता है। इसका मतलब है कि स्पोर से सीधा गेमेटोफाइट नहीं बन रहा है, स्पोर से पहले प्रोटोनिमा स्टेज बन रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोटोनिमा स्टेज liverworts में एब्सेंट होती है क्योंकि वहाँ पर स्पोर का जर्मिनेशन डायरेक्ट है, और अगर हम बात करें मॉसिस की तो वहाँ पर स्पोर का जर्मिनेशन इनडायरेक्ट है, यानी स्पोर पहले जर्मिनेट होकर सॉइल में ग्रीन फिलामेंटस क्रीपिंग ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं, और उसी प्रोटोनिमा पर फिर जिसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा भी कह सकते हैं, और उसके ऊपर फिर एक बड के फॉर्म में जो है सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है, और उस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से फिर लीफी गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पोर डायरेक्टली germinate and form gametophyte. Protonema stage absent. Spore is indirectly germinate. Firstly, spore forms green creeping filamentous protonema. Finally, leafy gametophyte is formed on secondary protonema. तो बेसिक डिफरेंस एक यहाँ पर भी देखने को मिलता है दोनों के अंदर, जो कि बहुत क्लियर है, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि liverworts और मॉसिस में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस भी है। हालांकि दोनों ही ब्रायोफाइट्स हैं, बट दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो है वो अलग अलग कुछ चीज़ों को शो भी करते हैं। एक पार्ट और है एनसीटी के अंदर ब्रायोफाइट्स में, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो उसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि वैसे इनकी एज ए फूड तो लिटिल इंपॉर्टेंस है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कुछ हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए कुछ ब्रायोफाइट्स जो है वो फूड के सोर्स के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास अब आता है वो है स्फैग्नम का, जिसे पीट मॉस या बॉग मास या कोड मास कहते हैं। इवोल्यूशन के प्रोसेस में देखा गया कि जो पीट कोल बना है नेचर में, वो पीट मॉस यानी कि स्फैग्नम के डिपोजिशन से बना है, जिसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है बिकॉज इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
इसके अंदर इसका जो थैलस है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, देयरफॉर इट इज वाइडली यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल और पैकिंग केस फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी एक जगह से दूसरी जगह प्लांट मटेरियल को भेजने के लिए जो है ये देखा गया कि स्फैग्नम को पैकिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको कॉटन की जगह डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया गया था। तो स्फैग्नम का इंपॉर्टेंट प्लांट है। AIPMT 2014 में पीट मॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि वो स्फैग्नम है, उसको पूछा गया। इसी तरह से इसका नाम बॉग मास इसलिए रखा गया क्योंकि ये दलदल यानी बॉग्स में मिलता है, और कोड मास इसलिए रखा गया क्योंकि ये ग्रीन ग्रास की तरह दिखाई देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है स्फैग्नम, जो कि मॉसिस में आता है। इसके अलावा देखा गया कि जो भी बैरन एरियाज होते हैं वहां पर सबसे पहले लाइकेंस, खासकर रॉक्स के ऊपर बैरन एरियाज जो रॉक्स हैं, बैरन रॉक्स हैं, वहां पर सबसे पहले लाइकेंस और उसके बाद मॉसिस स्टैब्लिश होते हैं। वो रॉक्स को कोरोड करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि बाद में दूसरे जो हायर प्लांट्स हैं वो वहां पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एंड इकोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग सॉइल along with the lichens on the naked areas, especially the barren rocks। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि इनकी इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है मॉसिस की। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके लिए दूं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फर्स्ट, some bryophytes are used as food by herbaceous mammals, birds and other animals। सेकेंड, स्फैग्नम, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। इसको बोलते हैं पीट मॉस और बॉग मॉस और टर्फ मॉस। पीट कोल formed in nature due to its deposition. The former is used as fuel। तो ये इसका फर्स्ट यूज हो गया। The second one is sphagnum has good water holding capacity in thallus, therefore it is widely used as packing material for transshipment of plant materials from one place to other place। In Second World War, it is in Second World War it was used as
disinfectant instead of cotton. तो 2 पॉइंट तो अपने पास हो गए। इसमें स्फैग्नम सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज दे प्ले an important role in making of soil and binding of soil along with lichens on barren area। यानी ये जो है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है।